द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका था, ब्रिटेन पूरी तरह तबाह हो चुका था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार का गठन कर लिया था, सेना का नहीं, आजाद हिंद सरकार का गठन कर लिया था, और उस सरकार को विश्व के 11 देशों ने मान्यता दे दी थी। आजाद हिंद सरकार ने एक अपना बैंक स्थापित कर दिया था, जिसने आजाद हिंद सरकार की मुद्राएं प्रकाशित करना शुरू कर दी थी। 40,000 लोगों को उन्होंने अपनी आजाद हिंद फौज में भर्ती कर लिया था, और मोइरांग से इंफाल तक उन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। यह परिस्थिति थी हमारे देश की। बंगाल का हर इंसान नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्वागत के लिए अपने दरवाजे पर हथियार लेके खड़ा था कि नेताजी की फौज आ जाए और मैं उसके साथ हिंदुस्तान के अंदर से अंग्रेजों को भगाने के लिए निकल पड़ूंगा। यह परिस्थिति थी हमारे देश की। ही था आजाद हिंद फौज की करेंसी। एक और व्यक्ति जिसने, जानते हो, इंग्लैंड ने सबसे ज्यादा खतरा जिससे पाया है 7 देशों में से, या 7 युद्ध जिनसे वो खतरा महसूस करते हैं, उनमें से एक आजाद हिंद फौज थी। तो आजाद हिंद फौज की अपनी करेंसी थी। हुआ क्या कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब हिटलर से मिलने गए तो उनके समझ में आया कि हिटलर की ताकत का असली राज उसके पैसे बनाने की शक्ति में छिपा है। तो उन्होंने आकर क्या किया कि जब नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया तो सबसे पहले बैंक ऑफ इंडिपेंडेंस बनाकर अपने स्वतंत्र सरकार के पैसे बनाने शुरू कर दिए। आप ये देखेंगे, ये नेताजी की करेंसी है। इससे आजाद हिंद फौज का बल इतना अधिक बढ़ गया कि वह ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देते हुए हर किला फतेह करते चली आई। यही कारण था कि अंग्रेज भारत को छोड़कर जाने के बाद नेताजी को और उनके स्वतंत्र पैसे बनाने के विचार को भारत में नहीं आने देना चाहते थे। और यही कारण है अब तक उनकी फाइल डीक्लासिफाई यानी लोगों के सामने नहीं खोली गई है। नहीं है। राजीव भाई के 2 व्याख्यान है, एक भगत सिंह के ऊपर और दूसरा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर, जो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, पतंजलि में हुआ है। वो 3 घंटे का व्याख्यान राजीव भाई का नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर इतना अद्भुत है कि जब कभी रिलीज होगा तो अपने आप में वो एक नई कहानी पैदा करेगा। लेकिन वो कॉपीराइट के चक्कर में आस्था की लाइब्रेरी में बंद है और वो वहां से रिलीज नहीं हो रहा है। उनको जब लगेगा तो रिलीज करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। तो एक शिक्षा के ऊपर, दूसरा भगत सिंह के ऊपर और तीसरा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये 3 व्याख्यान उनके अद्भुत अभी भी हैं जो बाहर नहीं आए हैं। जब कभी बाहर आएंगे तब देखा जाएगा। ये मतलब देश तो उस समय भी खड़ा था क्रांतिकारियों के साथ में, तो हमें भरोसा है देश आज भी खड़ा होगा ऐसे लोगों के साथ में जो इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसको कभी भगत सिंह, ऊधम सिंह आदि ने बढ़ाया था कि भारत से सिर्फ अंग्रेजों को नहीं भगाना है, अंग्रेजियत को भगाना है। हमारे तो क्रांतिकारियों के सामने भी ये विकल्प था। अंग्रेजों ने, आपको मालूम है, ऑफर किया था कि ये जो सत्ता चल रही है इसमें हमारे साथ शामिल हो जाओ, तुम भी लूटो हम भी लूटे। सारे क्रांतिकारियों ने साफ मना किया था कि इस लूट की व्यवस्था में हमें शामिल नहीं होना, हमें संपूर्ण आजादी चाहिए, संपूर्ण स्वराज्य चाहिए। और जिस क्रांतिकारी ने ये बात सबसे पहले कही थी ना, उन्हीं का नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आपको मालूम है उनके जीवन की विडंबना क्या थी? उनको आईसीएस की नौकरी में सेलेक्ट होना पड़ा उनके पिताजी की इच्छा की पूर्ति के लिए। पिताजी चाहते थे कि बेटा मेरा कलेक्टर बने, और बेटे को बार बार वो ताना मारते थे कि तू बन नहीं सकता, तेरी होशियारी कम है, तेरे पास तैयारी नहीं है, इसलिए बहाना बनाता रहता है। तो बेटे ने अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए परीक्षा दी आईसीएस की, और उस जमाने में आईसीएस की परीक्षा देने के लिए 4-4 साल लोग पढ़ाई करते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिर्फ 7 महीने पढ़ाई की थी, और उतनी पढ़ाई में उन्होंने आईसीएस के टॉपर की लिस्ट में 4थी पोजीशन पाई थी। उस जमाने में आईसीएस टॉप करना किसी भारतीय लड़के के लिए तो संभव ही नहीं था, क्योंकि अंग्रेज टॉप किया करते थे उस परीक्षा। वो पहले भारतीय व्यक्ति थे जिनको 4था स्थान मिला टॉपर लिस्ट में। बड़ी मजेदार घटना है, वो लंदन गए थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन होके आईसीएस में बैठे थे। तो जिस दिन रिजल्ट आया ना, तो उनके सहयोगी गए थे रिजल्ट देखने के लिए, वो नहीं गए। तो उनके सहयोगियों ने नाम देखा तो कहीं नहीं मिला, तो उनको आके कहा कि तुम तो पास ही नहीं हुए। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, पास नहीं हुए।
शाम को सेक्रेटरी आया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी आया कि तुम्हारा नाम पास होने वालों में नहीं है, टॉपर वाली लिस्ट में है और वो लिस्ट अभी तक लगी नहीं। अब सुभाष चंद्र बोस को दुविधा हो गई कि मैं तो आईसीएस हो गया, अब मुझे कलेक्टर होना पड़ेगा, कलेक्टर माने लूटना पड़ेगा, लूट का कुछ हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ेगा। तो उनके मन में ये घमासान शुरू हुआ कि मैं इस लूट में शामिल हो जाऊं या लूट की व्यवस्था के बाहर निकलकर देश के लिए काम करूं। अंत में उनके दिल ने कहा कि तुमको तो लूट में शामिल होना नहीं है क्योंकि तुम्हारा जन्म इसके लिए हुआ नहीं है। उन्होंने नौकरी को रिजाइन किया। जब उन्होंने इस्तीफा लिखा था तो ब्रिटिश सिस्टम में हड़कंप मच गया था, क्योंकि भारत में कई लड़के पहले आईसीएस बन चुके थे, किसी में हिम्मत नहीं हुई थी इस्तीफा देने की। उन्होंने दिया और इस्तीफे में जब उन्होंने लिखा तो यही लिखा था कि इस तंत्र में मैं शामिल इसलिए नहीं हो सकता कि मेरी भारत माता की लूट के लिए ये तंत्र बना है और मैं मेरे देश को लूटूं, ये मेरा दिल मुझे गवाही नहीं देता, मैं इसलिए छोड़ रहा हूं। रिजाइन किया, बोरिया बिस्तर समेट के भारत वापस आ गए। पिताजी के दिल पर वज्रपात हो गया कि बेटे ने आईसीएस को लात मार दी। तो बेटे ने पिता को समझाया कि इस नौकरी में तो मैं लात ही मारूंगा हर बार, जब तक भारत को लूटने की व्यवस्था ये करेगा तंत्र, तब तक मैं इसमें शामिल नहीं हो सकता। इसलिए चंद्रशेखर आजाद ने आईसीएस को छोड़ा और जैसे आईसीएस छोड़ी उन्होंने तो सारा देश उनके लिए खड़ा हो गया। जब वो लंदन से वापस आए थे ना, उस समय पानी के जहाज चला करते थे, बंबई में उतरे थे, जो हुजूम बंबई में निकला था, गजब के लोग थे वो। तो उन्होंने उसी दिन कह दिया था कि अब तो भारत आजाद हो जाएगा। क्यों? जब मुझे समर्थन देने के लिए इतने लोग भारत में हैं, तो मैं जब गांव गांव जाऊंगा तो कितने लोग खड़े हो जाएंगे। उसी कॉन्फिडेंस से, उसी आश्वासन पर उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया था, वो भी भारत से बाहर जाके। और जब फौज बनाई थी तो माताओं ने अपने मंगल सूत्र उतार के उनको दान किए थे। एक माँ उनके पास आई थी अपने अंधे बेटे को लेके कि इसको फौज में ले लो। तो उन्होंने कहा इसको तो दिखाई नहीं देता। तो बेटे ने क्या कहा कि दिखाई तो नहीं देता, लेकिन आपकी फौज में आ जाऊंगा तो दुश्मन की एक गोली तो कम कर ही दूंगा। ऐसा उत्साह, इतना समर्थन। तो मुझे तो यही भरोसा होता है कि उस जमाने में अगर इतना उत्साह और समर्थन मिला देश के क्रांतिकारियों को, तो आज क्यों नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। एक बार हम लोगों के पास जाए तो सही। मेरे मन में तो एक ही बात रहती है, इस देश के लोगों ने दिया ही दिया है, लेकिन कोई लेने वाला पात्र होना चाहिए। लेने वाला जब अपनी पात्रता सिद्ध करता है तो भारत के लोग देने में कभी पीछे नहीं हटते।